नमस्कार और हमारे आज के विश्लेषण सत्र में आपका स्वागत है। आज हम एक बहुत ही आम पर ज़रूरी मुद्दे पर बात कर रहे हैं मशीन लर्निंग में। जी। वो ये कि एक अच्छा एमएल मॉडल बनाने और उसे असल में इस्तेमाल में लाने, मतलब प्रोडक्शन में डिप्लॉय करने के बीच जो एक गैप होता है उसे कैसे भरा जाए। हाँ, ये अक्सर दिखा जाता है। मतलब मॉडल तो बढ़िया बन जाता है, पर उसको लोगों तक पहुंचाने का जो रास्ता है वो काफी बिखरा हुआ सा होता है, धीमा होता है। हाँ, और हमारे पास जो जानकारी है वो AWS पर ऑटोमेटेड ML पर एक चैप्टर से है, और वो इसी प्रॉब्लम को हल करने के लिए CI/CD की बात करते हैं, कंटिन्यूअस इंटीग्रेशन और कंटिन्यूअस डिलीवरी। अच्छा, तो आज हम यही समझने की कोशिश करेंगे कि जो पुराना तरीका है एमएल का, उसमें कहाँ रुकावटें आती हैं और ये CI/CD, जिसे आजकल एमएल ऑप्स भी कहते हैं, जी, ML ऑप्स। वो कैसे इस पूरे प्रोसेस को खासकर AWS की सर्विसेज के साथ ऑटोमेट कर सकता है, आसान बना सकता है। बिल्कुल, लक्ष्य यही है कि प्रोडक्शन रेडी एमएल मॉडल्स लगातार भरोसेमंद तरीके से बनते रहें और डिप्लॉय होते रहें। तो शुरुआत करते हैं समस्या से। पारंपरिक तरीके में क्या दिक्कत है? देखिए, दिक्कत ये है कि पहले एमएल प्रैक्टिशनर का काम मॉडल बनाने पर एक तरह से खत्म मान लिया जाता था। अच्छा। हाँ, ऑप्टिमाइज्ड मॉडल बना दिया बस, फिर उसे आगे डिप्लॉयमेंट और मैनेजमेंट के लिए अलग टीमों को दे दिया जाता था। और ये जो हैंडओवर है ना, यहीं पर अक्सर डिस्कनेक्ट होता है, देरी होती है, ऑटोमेशन मुश्किल हो जाता है। समझ गए। तो यहीं पर CI/CD आता है, जैसे सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में होता है। बिल्कुल वही कॉन्सेप्ट है। सॉफ्टवेयर में ये बहुत पॉपुलर है, मतलब छोटे छोटे भरोसेमंद कोड बदलाव लगातार किए जाते हैं और फिर ऑटोमेटिक तरीके से प्रोडक्शन में पहुंच जाते हैं। इसके दो हिस्से होते हैं ना, CI और CD। आपका कोड है या एमएल के केस में मॉडल या डेटा आर्टिफैक्ट्स है, उनको स्टोर करना, उनको बिल्ड करना, इंटीग्रेट करना, टेस्ट करना और फिर रिलीज के लिए अप्रूव करना। तो मतलब कोड रिपोजिटरी जैसे AWS कोड कमिट वो यहाँ काम आता होगा। हाँ, वर्जन कंट्रोल के लिए कोड कमिट जैसे टूल्स, कोड और बाकी आर्टिफैक्ट्स को सहेजने के लिए। फिर आता है CD, कंटिन्यूअस डिलीवरी या डिप्लॉयमेंट। अच्छा, इसमें जो अप्रूव्ड एसेट्स हैं उनको प्रोडक्शन में डिप्लॉय किया जाता है। पर ये सिर्फ डिप्लॉयमेंट नहीं है, इसमें ऑपरेशन, मॉनिटरिंग, फीडबैक लेना, ये सब शामिल है। ताकि वो फीडबैक वापस प्रोसेस में जा सके। एग्जैक्टली। वो फीडबैक लूप बंद होता है, जिससे ये पूरी प्रक्रिया लगातार चलती रहती है। ठीक है, तो अब इसे एमएल पर लगाते हैं। एमएल ऑप्स यहाँ क्या अलग है? यहाँ सबसे पहले तो सोच बदलनी पड़ती है। हमें सिर्फ बढ़िया मॉडल बनाने, मतलब एक्सपेरिमेंट सेंट्रिक होने के बजाय डिप्लॉयमेंट सेंट्रिक होना पड़ता है। डिप्लॉयमेंट सेंट्रिक मतलब ये सोचना कि मॉडल आसानी से डिप्लॉय कैसे होगा। एमएल मॉडल डिप्लॉयमेंट को एक सॉफ्टवेयर रिलीज की तरह ट्रीट करना होता है। अच्छा, तो पूरी प्रक्रिया ही बदल गई। हाँ। जैसे मॉडल बनाना, ट्रेन करना, वो कैसे फिट होता है इसमें? हाँ, तो मॉडल ट्रेनिंग और ऑप्टिमाइजेशन भी एक तरह का बिल्ड स्टेप बन जाता है, जैसे कोड बिल्ड होता है। अच्छा। हाँ, और AWS कोड बिल्ड जैसी सर्विसेज इसको ऑटोमेट करने में मदद करती हैं। यहाँ तक कि ट्रेनिंग डेटा तैयार करना भी एक बिल्ड टास्क हो सकता है। और फिर मॉडल बन गया, ट्रेन हो गया। फिर उस ट्रेन्ड मॉडल का मूल्यांकन होता है बिजनेस के जो मापदंड है उनके आधार पर। ये एक तरह की रिलीज अप्रूवल या क्वालिटी टेस्टिंग है। ठीक है। और अगर मॉडल पास हो गया तो फिर डिप्लॉयमेंट। इसमें AWS सेजमेकर का जिक्र था स्रोत में। जी हाँ, जो मॉडल अप्रूव हो जाता है उसे सेजमेकर होस्टेड एंड पॉइंट के तौर पर डिप्लॉय कर सकते हैं। और सेजमेकर की अच्छी बात यह है कि वो ब्लू ग्रीन जैसी स्ट्रैटेजी सपोर्ट करता है। ब्लू ग्रीन ये क्या है? इसका मतलब है कि आप नए मॉडल वर्जन को धीरे धीरे लाइव ट्रैफिक पर ला सकते हैं। मान लीजिए पहले 10% ट्रैफिक नए मॉडल पर भेजा, सब ठीक रहा तो धीरे धीरे बढ़ाया। ओह, ताकि अगर कोई गड़बड़ हो। बिल्कुल, तो आप फौरन पुराने स्टेबल वर्जन पर वापस जा सकते हैं। इससे रिस्क कम होता है और क्योंकि साजेमेकर मैनेज सर्विस है तो इंफ्रास्ट्रक्चर की चिंता भी कम हो जाती है। ये तो काफी सेफ तरीका लगता है, लेकिन मॉडल डिप्लॉय होने के बाद भी तो उस पर नजर रखनी होगी। कहीं ऐसा ना हो कि वो धीरे धीरे खराब परफॉर्म करने लगे। बिल्कुल सही, ये बहुत जरूरी है और इसके लिए भी टूल्स हैं, जैसे Amazon साजेमेकर मॉडल मॉनिटर। मॉडल मॉनिटर। हाँ, ये लगातार देखता रहता है कि प्रोडक्शन में असली डेटा पर मॉडल का प्रदर्शन कैसा चल रहा है। अगर प्रदर्शन गिरने लगता है, जिसे हम मॉडल ड्रिफ्ट कहते हैं। मॉडल ड्रिफ्ट? हाँ, सुना है। तो ये टूल अलर्ट दे सकता है और ये जानकारी वापस फीडबैक लूप में जाती है। इससे पता चलता है कि कब मॉडल को दोबारा ट्रेन करने या सुधारने की जरूरत है। लेकिन एक चीज और,
ML में तो बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स भी होते हैं ना। सबसे अच्छा मॉडल कौन सा है, पैरामीटर्स क्या हों, ये सब ढूंढना। हाँ बिल्कुल। क्या ये एक्सपेरिमेंट्स भी इस ऑटोमेटेड पाइपलाइन का हिस्सा बन सकते हैं? हाँ बन सकते हैं और बनने चाहिए। ML एक्सपेरिमेंट्स को भी डेवॉप्स की मेथोडोलॉजी में इंटीग्रेट करना होता है। जैसे सॉफ्टवेयर में यूनिट टेस्टिंग होती है, कुछ वैसा ही। अच्छा, कैसे? देखिए, ऑटो ML जैसी तकनीकें एक्सपेरिमेंटेशन को ऑटोमेट करने में मदद कर सकती हैं। और जब कोई बेहतर मॉडल या कॉन्फ़िगरेशन मिलता है एक्सपेरिमेंट से, तो उसके जो आर्टिफैक्ट्स हैं, उन्हें सोर्स रिपोजिटरी जैसे कोड कमिट में डाल दिया जाता है। और वो फिर पाइपलाइन को ट्रिगर कर देगा? बिल्कुल, वो अपने आप CI/CD पाइपलाइन को शुरू कर देगा। और इस पूरी पाइपलाइन को मैनेज और ऑर्केस्ट्रेट करने के लिए AWS कोड पाइपलाइन जैसी सर्विस है। वाह, मतलब पूरा फ्लो ऑटोमेटेड हो सकता है, एक्सपेरिमेंट से लेके मॉनिटरिंग तक। हाँ, काफी हद तक। और ये सारा इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने के लिए भी ऑटोमेशन है। AWS CDK यानी क्लाउड डेवलपमेंट किट है। CDK। जी, ये इंफ्रास्ट्रक्चर एज कोड का कॉन्सेप्ट इस्तेमाल करता है। मतलब आप कोड लिखकर अपना पूरा क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर, सर्वर, पाइपलाइन सब कुछ डिफाइन और मैनेज कर सकते हैं। कमाल है। तो ये AWS Cloud9 वगैरह इसी में मदद करते होंगे? हाँ, Cloud9 एक क्लाउड बेस्ड IDE है जो इस तरह के डेवलपमेंट को आसान बनाता है। तो अगर मैं संक्षेप में कहूं, MLOps एक तरह से ML मॉडल बनाने की फैक्ट्री बना देता है, लगातार चलने वाली, ऑटोमेटेड, जिसमें AWS के सारे टूल्स अपनी अपनी भूमिका निभाते हैं। आपने बिल्कुल सही समझा। यही है MLOps का सार। मॉडल बनाना, टेस्ट करना, डिप्लॉय करना, मॉनिटर करना, सब एक निरंतर चलने वाले ऑटोमेटेड तरीके से। लेकिन स्रोत में एक और बात पे जोर दिया गया था। हाँ, और वो शायद सबसे महत्वपूर्ण बात है। ये सिर्फ टूल्स की बात नहीं है। MLOps की असली कामयाबी निर्भर करती है ML प्रैक्टिशनर्स और DevOps इंजीनियर्स के बीच के गहरे तालमेल और सहयोग पर। अच्छा, मतलब क्रॉस फंक्शनल टीम्स। बिल्कुल, एक ऐसी टीम जिसमें दोनों तरह की एक्सपर्टीज हो और जो मिलकर काम करे, ये बेहद जरूरी है। सिर्फ टूल लगा देने से MLOps सफल नहीं होगा। ये तो बहुत दिलचस्प बात है। मतलब असली चुनौती शायद टेक्नोलॉजी से ज्यादा लोगों और टीमों के बीच की दीवारें गिराने में है। सही कहा। MLOps एक तरह से इस कल्चरल बदलाव को, इस आपसी सहयोग को मजबूर भी करता है और मुमकिन भी बनाता है। तो तकनीक और प्रक्रियाओं के अलावा ये सोचना जरूरी है कि कोई भी संगठन अपनी अलग-अलग स्किल वाली टीमों के बीच ऐसा गहरा क्रॉस फंक्शनल सहयोग कैसे बना सकता है, जी, है ना? ताकि MLOps वाकई में कामयाब हो सके। हाँ, बिल्कुल। यही वो सवाल है जिस पर शायद संगठनों को सबसे ज्यादा सोचने की जरूरत है। कल्चर कैसे